कालगांव का श्राप। रात आधी बीत चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा गांव की गलियों से सरसराती हुई गुजर रही थी। यह गांव था कालगांव, उत्तर भारत के दूरदराज इलाके में बसा एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। गांव की कच्ची गलियों में सन्नाटा पसरा था। कहीं कहीं से सिर्फ झींगरों की आवाज आती थी और कभी अचानक किसी कुत्ते का रो पड़ना उस सन्नाटे को और भी भयानक बना देता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों के बीच गहरी दरारें थीं और शाखें ऐसे फैली हुई थीं जैसे कोई अजगर अपनी लंबी जीभ निकालकर अंधेरे में शिकार ढूंढ रहा हो। कहते हैं इस पेड़ के नीचे रात में कोई रुक जाए तो सुबह तक उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, रात के तीसरे पहर जब कुत्ते एक साथ रोते हैं और हवा में सड़ी लाश की बदबू घुलने लगती है, तभी वो निकलती है, सफेद चोली और लाल साड़ी पहने, खुले बाल और टेढ़ी मुस्कान के साथ। कोई उसे चुड़ैल कहता है, कोई छलावा। पर सच क्या था, ये कोई नहीं जानता। गांव के बाहर और एक सुनसान चाय की दुकान थी जो अक्सर देर रात तक जलती रहती थी। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में वहां बैठे रहते थे गांव के तीन दोस्त, कर्ण, मोहित और राकेश। लकड़ी की बेंच पर बैठे, हाथों में मिट्टी के कुल्हड़ लिए वे गर्म चाय की भाप से अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहे थे। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, अरे मोहित, तूने कभी उस पुराने श्मशान वाली हवेली के बारे में सुना है? लोग कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार अधूरा रह गया था। मोहित ने झट से सिर हिलाया। सुना है भाई, मेरे ताऊ ने अपनी आंखों से देखा है। कहते हैं हवेली की खिड़की पर रात के सन्नाटे में औरत की छाया खड़ी रहती है। उसने सफेद आंखों से घूरा था। ताऊ 3 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। बुखार, बेचैनी और पागलपन, सब कुछ। राकेश हंसने की कोशिश करता हुआ बोला, अरे ये सब दकियानूसी बातें हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। डर हमारे दिमाग का खेल है, बस। मोहित ने उसे घूर कर देखा। तो फिर ये बता, पिछले महीने की घटना झूठ है क्या? याद है ना, शंभू किसान रात को खेत से लौटते हुए उस सूखे कुएं के पास बेहोश मिला था। उसने कहा था कि किसी ने उसके कान में बच्चे के रोने और औरत के हंसने की आवाजें फूंकी थीं। और जब उसने नीचे झांका तो कुएं की तली से दो लाल आंखें उसे देख रही थीं। चाय की भाप और लालटेन की धुंधली रोशनी के बीच माहौल भारी हो गया था। कर्ण ने राकेश की तरफ झुकते हुए कहा, सच कहूं तो तू चाहे मान या न मान, इस गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है। हर कोई जानता है कि कालगांव श्रापित है। यहां कई साल पहले जो हुआ था उसी का असर आज तक है। क्या हुआ था? राकेश ने जिज्ञासा से पूछा। कर्ण की आवाज और धीमी हो गई, मानो कोई राज खोल रहा हो। बरसों पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने काला जादू करके हवेली के मालिक की बेटी को अपने वश में करने की कोशिश की। लड़की विरोध करती रही और एक रात उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं मरते वक्त उसने चीख कर कहा था, मैं इस गांव की हर रात को खून और चीखों से भर दूंगी। उसके बाद से गांव की रातें कभी सामान्य नहीं रहीं। मोहित ने कांपते स्वर में जोड़ा। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस लड़की का शव कभी मिला ही नहीं। लोग कहते हैं वह अब भी जिंदा है, एक और रूप में। तीनों दोस्तों के बीच सन्नाटा छा गया। केवल लालटेन की लौ हिल रही थी और दूर से हवा में किसी औरत के गाने जैसी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। राकेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह कुछ कह पाता इससे पहले ही दुकान के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। धप धप धप। आहट पास आती गई। तीनों की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। छाया लंबी होती गई और फिर दरवाजे पर कोई आकर रुक गया। यह उनका चौथा दोस्त था, अर्जुन। उसका चेहरा थका हुआ और आंखें बुझी हुई थीं, जैसे किसी अनजाने सफर से लौटा हो। वह धीरे धीरे बेंच पर बैठ गया। कुछ देर तक उसने कुछ कहा ही नहीं। केवल उसकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कर्ण ने झिझकते हुए पूछा, अरे अर्जुन, तू कहाँ था? तेरे चेहरे पर तो अजीब सा डर साफ दिख रहा है। सब ठीक है ना? अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं वो मेरी खुद की आंखों के सामने हुआ है। और कसम खाता हूं, ऐसा डर मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मोहित ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बात? अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। उसकी आवाज भारी हो गई। यह कहानी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि कालगाम की हकीकत है। और जो मैंने देखा है उसे सुनने के बाद शायद तुम लोग कभी रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत न कर सको।
लालटेन की लौ कांपने लगी। दुकान के बाहर हवा अचानक और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे रात भी अर्जुन की कहानी सुनने के लिए झुक गई हो। अर्जुन की आंखें टकटकी लगाए जलती हुई लालटेन की लौ को देख रही थीं। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, मानो किसी गहरे अंधेरे को याद करके कांप रहा हो। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ये बात 2 महीने पहले की है। उस रात मैं अपनी बीमार मां के लिए शहर से दवा लेकर लौट रहा था। समय हो चुका था करीब 10:30 का। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और हवा में अजीब सी नमी थी। मैंने कई बार सोचा कि रात बहुत हो चुकी है, गांव वापस जाने के बजाय मैं शहर में ही रुक जाऊं। पर मां की हालत मेरे सामने बार बार घूम जाती। सोचा अगर सुबह तक इंतजार किया तो देर हो जाएगी। इसी सोच में मैंने पैदल ही गांव की तरफ का रास्ता पकड़ लिया। मोहित ने बीच में टोका। रात को अकेले, वो भी उस रास्ते से? तुझे पता है ना, लोग कहते हैं वहां साया चलता है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ पता है, पर उस वक्त मां की हालत सोचकर मेरे मन में डर से ज्यादा बेचैनी थी। कदम बढ़ाता चला गया। वह थोड़ी देर रुका, फिर और गहरी आवाज में बोला। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना अंधेरा। सिर्फ कभी कभार बिजली चमकती तो पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी छायाएं दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पेड़ अपने पंजे फैलाकर मुझे पकड़ लेंगे। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। पहले सोचा शायद मेरा भ्रम है, पर जब मैंने अपना कदम तेज किया तो पीछे से आती आहट भी उतनी ही तेज हो गई। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। दिल धड़क रहा था जोर जोर से। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ टूटी हुई पगडंडी और काले अंधेरे का समंदर। मैंने राहत की सांस ली और सोचा शायद दिमाग ही खेल कर रहा है। पर तभी अर्जुन ने ठंडी सांस भरी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तभी अचानक बगल की झाड़ियों से किसी औरत की कराहट सुनाई दी। आह, बचाओ, कोई है। मेरे पांव जम गए। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि लगा जैसे किसी की जान निकल रही हो। मैंने सोचा कहीं कोई घायल तो नहीं। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर झाड़ियों की तरफ गया और जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। झाड़ियों के बीच एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा आधा साया ढके था, बाल पूरी तरह भीगे हुए और कपड़े मिट्टी से सने हुए। उसके होंठ फटे थे और आंखें सुर्ख जैसे अंगारे। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, बेटा, मेरी मदद कर। मेरी टोकरी बहुत भारी है, उठा दे, उठा दे। उस वक्त बारिश और तेज हो गई थी। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गया। क्या सचमुच कोई लाचार औरत है? मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मा, मुझे जल्दी है। मेरी माँ बीमार है। मुझे दवा लेकर गांव पहुंचना है। आप बताइए, मैं किसी को भेज दूंगा मदद के लिए। उसने अचानक जोर से चीख लगाई, अभी उठा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने डर के बावजूद झुककर उस टोकरी को उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही हाथ लगाया, मेरा खून जम गया। वह टोकरी तो खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं था। और जब मैंने ऊपर देखा तो वो औरत वहां थी ही नहीं। सिर्फ बारिश और हवा की तेज सरसराहट रह गई। मेरे पैरों ने मानो काम करना बंद कर दिया था। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और पूरी ताकत से भागने लगा। मोहित और कर्ण की आंखें फटी की फटी रह गईं। राकेश ने कांपती आवाज में कहा, यह तो कोई छलावा ही था, तू बच कैसे गया? अर्जुन ने सिर झुकाया। मैं समझा कि शायद मैं बच निकला, पर असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। उसकी आंखें एकदम फैल गईं, मानो फिर से वही वही मंजर देख रहा हो। थोड़ी दूर भागने के बाद मेरी पुरानी साइकिल की चैन अचानक जमीन पर गिर गई। बारिश में भीगकर हाथ फिसल रहे थे, पर मैंने झुककर जैसे ही चैन लगाने की कोशिश की, सामने मुझे वही औरत खड़ी दिखी। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। और भाई, वो हूबहू मेरी मां जैसी दिख रही थी। तीनों दोस्तों ने एक साथ घबराकर उसकी तरफ देखा। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बेटा जल्दी कर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे उठाकर घर ले चल। उस वक्त मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं सोच ही नहीं पाया कि मेरी मां तो गांव में बिस्तर पर पड़ी है। मैंने बिना सोचे समझे दवा का पैकेट उसके हाथ में रख दिया और साइकिल पर बैठकर चैन लगाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा, वो औरत वहां से गायब थी और दवा का पैकेट भी। लालटेन की लौ अचानक फड़फड़ाई और बुझते बुझते बची। मोहित की आवाज कांप रही थी, तो फिर दवा कहां गई? तेरी मां को क्या हुआ? अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। वो दवा तो मुझे कभी वापस नहीं मिली, और मां, उसी रात उनकी हालत और बिगड़ गई थी।
सुबह तक उनका दम टूट गया। उसके शब्द हवा में ऐसे लटक गए जैसे कोई अदृश्य चाकू दिलों को काट रहा हो। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि तीनों दोस्तों को अपनी सांसों की आवाज तक डरावनी लगने लगी। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज भारी हो चुकी थी। दुकान की टिमटिमाती लालटेन अब और भी फीकी लग रही थी। चारों दोस्त मानो किसी अनदेखी ताकत के घेरे में फंस गए थे। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर फिर से बोलना शुरू किया। मां के जाने के बाद मुझे चैन नहीं मिला। हर बार सोचता हूं कि अगर उस रात मैंने उस औरत को नजरअंदाज कर दिया होता, अगर मैंने दवा का पैकेट उसके हाथ में न थमाया होता, तो शायद मां आज जिंदा होती। पर असली डर तो यहीं खत्म नहीं हुआ। मां के 13वें दिन वही औरत मुझे फिर से दिखाई दी। मोहित और कर्ण ने एक साथ घबराकर पूछा, कहाँ? अर्जुन की आवाज और धीमी हो गई, मानो वो अभी भी उस पल को जी रहा हो। रात करीब 12 बजे मैं घर के आंगन में बैठा था। सब लोग सो चुके थे। अचानक मुझे लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा है। अर्जुन, अर्जुन। वो आवाज इतनी ठंडी और धीमी थी कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम है, पर फिर वही आवाज और करीब से आई। मैंने कांपते हुए आंगन की तरफ देखा। वहां अंधेरे में कोई खड़ा था। मैंने लालटेन उठाई और उसकी रोशनी उस पर डाली। और भाई, मैं कसम खाता हूं, वो वही औरत थी। लाल साड़ी, बिखरे बाल, उसके होंठों पर वो टेढ़ी मुस्कान। लेकिन इस बार उसके हाथ में वही दवा का पैकेट था। कर्ण और मोहित के चेहरे पीले पड़ गए। राकेश ने अविश्वास में कहा, तू मजाक तो नहीं कर रहा? अर्जुन ने गुस्से में उसकी आंखों में देखा। क्या मैं अपनी मां की मौत का मजाक करूंगा? वो मेरे सामने खड़ी थी, पैकेट हाथ में लिए, और कह रही थी, ये ले, तेरी मां की दवा, अब खिला ले उसे। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ पैकेट जमीन पर पड़ा था, गीला, फटा हुआ और मिट्टी से सना। अर्जुन के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने कांपते हाथ से कुल्हड़ उठाया और चाय का एक घूंट लिया, पर उसके होंठ कांप रहे थे। उस दिन के बाद से भाई, वो औरत मेरा पीछा कर रही है। हर रात मुझे उसकी छाया दिखती है, कभी पेड़ के पीछे से, कभी कुएं के पास से। और कल रात मैंने उसे अपने कमरे में खड़ा देखा। मोहित की आंखें फटी रह गईं। कमरे में? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, आधी रात थी। अचानक मेरी नींद टूटी तो देखा खिड़की खुली हुई है। हवा अंदर आ रही थी। मैंने सोचा शायद हवा से खुल गई होगी, पर जब मैंने बिस्तर से सिर उठाकर देखा तो खिड़की के पास वही खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल जल रही थीं। उसके होंठ हिले और उसने फुसफुसाकर कहा, तेरी बारी अब है अर्जुन, अब तेरी बारी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। टप, टप, टप। हर कदम जैसे मेरे दिल पर हथौड़े की चोट कर रहा था। और फिर वो मेरे बिल्कुल पास आ गई। मैंने उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस की। सड़ी हुई लाश जैसी बदबू थी। वो झुककर मेरे कान में बोली, तेरी मां तो चली गई, अब तू मेरे साथ चल। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाकर हनुमान चालीसा का पहला दोहा जोर से बोल दिया, और तभी अचानक वो धुएं की तरह गायब हो गई। माहौल इतना भारी हो चुका था कि चाय की भाप भी डरावनी लग रही थी। मोहित ने कांपते हुए कहा, भाई, तू किसी बड़े पंडित को दिखा। ये आत्मा तुझसे कुछ चाहती है। शायद तेरी मां की मौत उसी का काम है। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, ये साधारण आत्मा नहीं है। ये कालगांव का श्राप है। मैंने सुना है उस तांत्रिक की आत्मा और उस लड़की की आत्मा मिलकर अब गांव के लोगों से बदला ले रही है। औरत का रूप दिखती है, पर असल में वो मौत का साया है। अर्जुन ने सिर झुकाया। मुझे अब समझ आ रहा है कि क्यों इतने सालों से इस गांव में अचानक लोग गायब हो जाते हैं। क्यों रात में बच्चों के रोने और औरतों की हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सब उसी श्राप का हिस्सा है। राकेश की हंसी कहीं गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। तो अब क्या करेगा तू? अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अब ये खेल मैं खत्म करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उस हवेली तक ही क्यों न जाना पड़े। लालटेन की लौ अचानक तेज चमकी और फिर बुझ गई। दुकान घुप अंधेरे में डूब गई। चारों दोस्त हड़बड़ाकर खड़े हो गए। बाहर से हवा के साथ एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। हा 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 हा, अब तुमसे कोई नहीं बचेगा। आवाज इतनी करीब थी
कि चारों की रूह कांप गई। चाय की दुकान के अंधेरे में कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। बाहर से आती ठंडी हवा जैसे हड्डियों में चुभ रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लालटेन बुझ चुकी थी और अंधेरे में उनकी सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। कर्ण ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चल सकता। अगर सच में कालगांव किसी श्राप की गिरफ्त में है तो हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा, वरना ये बला एक एक कर हम सबको निगल जाएगी। मोहित हड़बड़ाकर बोला, पगला गया है क्या? हवेली में कौन जाएगा? वहां से जो गया वो कभी सही सलामत वापस नहीं लौटा। राकेश ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में भी डर था, पर उसने मजबूरी से कहा, भाई अर्जुन की हालत देख रहे हो ना। अगर आज हम साथ नहीं देंगे तो कल उसकी लाश मिलेगी और परसों हमारी बारी होगी। अब डर से भागने का वक्त खत्म हो चुका है। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें डर नहीं बल्कि गुस्सा जल रहा था। मां की मौत ने मुझे तोड़ दिया है। अब मैं किसी भी हालत में उस हवेली तक जाऊंगा। तुम लोग साथ आओगे तो ठीक, वरना मैं अकेला ही जाऊंगा। क्षण भर की चुप्पी के बाद कर्ण ने अर्जुन का कंधा थाम लिया। हम सब साथ चलेंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल उमड़ रहे थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। चारों दोस्त टॉर्च और डंडे लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही कच्ची पगडंडी शुरू हो गई। दोनों ओर घना जंगल फैला हुआ था। पेड़ों की शाखें हवा में हिलकर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई कराह रहा हो। मोहित के कदम धीमे पड़ गए। मुझे मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। देख, हवा में कैसी बदबू है, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। कर्ण ने टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर डाली। वहां झूल रही थी चमगादड़ों की टोलियां। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उनकी फड़फड़ाहट से पेड़ कांप रहे थे। अचानक कहीं दूर से बच्चे के रोने की आवाज आई। हूं, हूं, हूं। चारों एकदम ठिठक गए। राकेश की सांस अटक गई। ये ये किसका बच्चा है रात के इस वक्त, जंगल के बीच? अर्जुन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। रोशनी टूटी पगडंडी के किनारे पड़ी एक पुरानी झूले पर पड़ी। झूला अपने आप हिल रहा था, जबकि वहां हवा तक नहीं चल रही थी। और झूले पर मिट्टी से सना एक गुड़िया बैठी थी। गुड़िया की आंखें लाल थीं और होंठों पर टेढ़ी मुस्कान थी। अर्जुन के कदम जम गए। ये ये वही है। मां की मौत वाली रात मैंने भी इसी तरह की गुड़िया देखी थी। अचानक गुड़िया से वही बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। चारों के कान सुन्न हो गए। भागो! कर्ण चिल्लाया। चारों पगडंडी पर दौड़ पड़े। उनके कदमों की आहट और धड़कनें जंगल की खामोशी को चीर रही थीं। कुछ देर बाद जब वे रुके तो उनके सामने था कालगांव की हवेली। वह हवेली खंडहर हो चुकी थी। टूटी दीवारें, झुकी हुई छतें और जंग लगे लोहे के गेट पर जाले फैले हुए थे। हवेली के ऊपर बैठा एक उल्लू अचानक चीखा और उड़ गया। मोहित के पैरों में कांप थी। ये जगह, ये तो मौत का घर लग रहा है। हमें वापस चलना चाहिए, अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा। वापस जाओगे तो भी नहीं बचोगे। श्राप से भागना नामुमकिन है, अब सामना करना ही होगा। चारों ने गेट खोला। जंग लगे लोहे की चरमराहट से पूरी हवेली गूंज उठी। अंदर घुप अंधेरा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर तरफ टूटी फूटी कुर्सियां, बिखरे बर्तन और दीवारों पर अजीब से काले धब्बे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवेली की दीवारों से औरत के हंसने की आवाज गूंज उठी। हा 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 हा, स्वागत है मेरे मेहमानों। मोहित ने टॉर्च गिरा दी। हे भगवान, ये कहां फंस गए हम? कर्ण ने डंडा कसकर पकड़ा। हिम्मत रखो, जो भी है आज इसका अंत करना है। अर्जुन आगे बढ़ा। ये हवेली ही इस श्राप का केंद्र है। यहीं उस लड़की ने जान दी थी। यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं सब खत्म होगा। जैसे ही वे हवेली के बीच वाले आंगन में पहुंचे, उनकी रूह कांप गई। आंगन के बीच एक पुराना कुआं था। वही कुआं जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि उसमें लाल आंखें झांकती हैं। कुएं के पास अचानक चुड़ैल प्रकट हुई। लाल साड़ी, खुले बाल और चेहरा आधा सड़ा हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने खौफनाक आवाज में कहा, आ गए, आखिरकार आ ही गए। अब तुम चारों मेरी झोली में हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चारों दोस्तों की सांसें थम गईं। हवेली के आंगन में खड़े चारों दोस्तों की नजर उस औरत नहीं, उस चुड़ैल पर जमी हुई थी। लाल साड़ी में लिपटी, आधा सड़ा हुआ चेहरा और लाल जलती आंखें। उसके होंठों पर वही खौफनाक टेढ़ी मुस्कान थी।
उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। तुम सब अपने पैरों से मौत के मुंह में चले आए हो। अब लौटना मुमकिन नहीं। मोहित ने कांपती आवाज में कहा। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों हमारे पीछे पड़ी है? चुड़ैल ने ठंडी हंसी हंस दी। तुम्हारे खून से मेरी शक्ति बढ़ेगी, और जिस श्राप ने इस हवेली को जिंदा रखा है वह और गहरा होगा। इतना कहते ही हवेली की दीवारें कड़कड़ाने लगीं, जैसे पूरी इमारत अचानक जीवित हो उठी हो। छत से धूल झड़ने लगी। टूटी खिड़कियों से अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कर्ण ने डंडा उठाकर जोर से चिल्लाया। हम तुझसे डरने वाले नहीं। जो करना है सामने आकर कर। चुड़ैल ने अचानक अपनी गर्दन पीछे की और एक लंबी चीख निकाली। उस चीख से पूरा आंगन हिल उठा। टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई। चारों दोस्त अंधेरे में घिर गए। अर्जुन ने हड़बड़ाकर जेब से माचिस निकाली और जलाकर चारों ओर रोशनी करने की कोशिश की। लेकिन उसी पल उन्होंने देखा, हवेली की दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे थे। सैकड़ों, हजारों हाथ, जैसे अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। राकेश चिल्लाया, ये दीवारें जिंदा हैं! और सचमुच अगले ही पल दीवारों से हड्डी जैसे हाथ बाहर निकलने लगे। उन्होंने चारों को पकड़ने की कोशिश की। मोहित चीख पड़ा, बचाओ! ये हमें खींच रहे हैं अंदर! अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर मोहित को छुड़ाया। भागो, हवेली हमें जिंदा निगल जाएगी। चारों किसी तरह आंगन से भागकर हवेली के अंदर के एक लंबे गलियारे में पहुंच गए। वहां अंधेरा और भी गहरा था। छत से लटके मकड़ी के जाले उनके चेहरों पर चिपक गए। गलियारे की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें थीं, पर उनकी आंखें हिल रही थीं। तस्वीरों में मौजूद लोग उन्हें घूर रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। कर्ण की सांसें तेज हो गईं। ये जगह तो मौत का जाल है। अचानक गलियारे के आखिर में दीपक जल उठा। उसकी लौ में वही चुड़ैल दिखाई दी। भागते क्यों हो? खेल अभी शुरू हुआ है। उसकी आवाज के साथ ही चारों के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। फर्श की ईंटें खिसक कर नीचे अंधे कुएं जैसी गहराई दिखाने लगी। राकेश फिसलते फिसलते बचा। अगर हम एक कदम भी गलत रख दें तो सीधा मौत है। अर्जुन ने दांत भींचकर कहा, डरो मत। यही डर हमें फंसाने का उसका तरीका है। चारों ने बड़ी मुश्किल से टूटते फर्श पर संतुलन बनाए रखा और गलियारे से आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही वे हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचे। वहां के नजारे ने उनकी रूह तक जमा दी। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का ताबूत रखा था। ताबूत के चारों ओर लाल रंग से मंत्र लिखे हुए थे। दीवारों पर जानवरों की हड्डियां टंगी हुई थीं और छत से टपक रहा था खून जैसा गाढ़ा तरल। मोहित ने थरथराते हुए कहा, ये ये ताबूत किसका है? चुड़ैल की आवाज गूंजी। यही है श्राप की जड़। इस ताबूत में उस तांत्रिक की आत्मा बंधी है जिसने मुझे धोखा दिया था। उसकी शक्ति और मेरी शक्ति मिलकर इस हवेली को जिंदा रखती है। जब तक ये ताबूत मौजूद है कोई बच नहीं सकता। अर्जुन की आंखें ताबूत पर टिक गईं। तो इसका मतलब हमें इसे नष्ट करना होगा। चुड़ैल ने गुस्से में चीख मारी। अगर किसी ने ताबूत को छूने की कोशिश की तो उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। इतना कहते ही ताबूत खुद हिलने लगा। उसकी सतह पर दरारें पड़ीं और मां तो अंदर से कराहने की आवाज आने लगी। छोड़ दो, मुझे मुझे खून चाहिए। राकेश ने डर से कदम पीछे खींचे। भाई ये तो सचमुच मौत का पिंजरा है। लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। यही है मां की मौत का असली कारण, और अब मैं इसे खत्म करके ही सांस लूंगा। उसने पास पड़ा एक लोहे का डंडा उठाया और ताबूत की ओर बढ़ा। चुड़ैल गरज उठी, नहीं, अगर इसे छुआ तो सबका अंत हो जाएगा। अर्जुन ने डंडा उठाकर जोर से ताबूत पर मारा। धड़ाम! ताबूत की सतह टूट गई और अंदर से काला धुआं निकलकर पूरे कमरे में फैल गया। चारों दोस्त खांसते हुए पीछे हटे। धुएं के बीच से एक भयानक आकृति उभरी। कंकाल जैसी लंबी काया जिसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। चुड़ैल ने चीख कर कहा, ये तांत्रिक की आत्मा है। अब तुम सब बर्बाद हो। कमरे में फैले धुएं ने सब कुछ ढक लिया था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। चारों दोस्त खांसते खांसते आंखें मल रहे थे। तभी उस धुएं के बीच से एक भयानक आकृति उभरी। वह तांत्रिक था, सड़ा गला, हड्डियों से लटकती चिथड़े जैसी चमड़ी और आंखों में नीली आग। उसकी लंबाई इंसान से दोगुनी थी और हाथ पंजों जैसे लंबे नुकीले। हा हा हा! उसकी आवाज गूंज उठी। सदियों बाद आज मेरी प्यास बुझने वाली है।
तुम्हारे खून से मैं अमर हो जाऊंगा। चुड़ैल उसके आगे झुक गई। स्वामी, ये चारों मेरे जाल में आए हैं। इनकी बलि से आपका श्राप और गहरा होगा। तांत्रिक ने लालच भरी निगाहों से चारों दोस्तों को देखा। ठीक है, पहले इनके दिल निकालो, फिर इनकी आत्माएं इस हवेली की दीवारों में कैद होंगी। मोहित डर से पागल सा हो गया। भाई, मैं अब यहां नहीं रुक सकता। ये हमें जिंदा खा जाएंगे। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, फर्श से हड्डी जैसे हाथ निकलकर उसकी टांग पकड़ ली। मोहित गिर पड़ा और चीखने लगा, बचाओ! अर्जुन, मुझे खींच रहे हैं अंदर, बचाओ! अर्जुन और कर्ण ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। बड़ी मुश्किल से मोहित को छुड़ाया, लेकिन उसके पैर पर खून से गहरे निशान बन चुके थे। राकेश की सांसें तेज हो रही थीं। ये ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। अर्जुन, अब हमें भाग जाना चाहिए। अर्जुन ने गुस्से से कहा, भागकर कहां जाएंगे? ये हवेली हमें छोड़ेगी नहीं। अगर तांत्रिक और चुड़ैल को नहीं रोका तो गांव का और हर इंसान मौत का शिकार होगा। चुड़ैल अचानक हवा में तैरने लगी। उसके बाल बिखर कर सांपों जैसे लहराने लगे। तुम इंसानों को लगता है कि हिम्मत से सब जीत सकते हो। देखो अब असली मौत कैसी होती है। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और एक अजीब मंत्र पढ़ने लगी। कमरा और अंधेरा हो गया। दीवारों पर छायाएं भागने लगीं, जैसे 100-150 लोग एक साथ वहां कैद हों। राकेश ने डर से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। ये ये आत्माएं हैं। इन सबको इसी ने निगला है। अचानक तांत्रिक ने अपने पंजे हवा में घुमाए। धुएं से निकलकर चारों की आंखों के सामने एक एक भूतिया आकृति खड़ी हो गई। मोहित के सामने उसकी मरी हुई दादी, कर्ण के सामने उसका छोटा भाई जो बचपन में कुएं में गिरकर मर गया था, राकेश के सामने उसकी बीवी जो हादसे में मर चुकी थी, और अर्जुन के सामने उसकी मां। चारों एक पल को वहीं जम गए। अर्जुन कांप गया। मां, यहां तुम यहां कैसे? लेकिन वह आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। चेहरे पर मुस्कान खिंचकर लंबी हो गई, आंखें लाल हो गईं। वह अर्जुन की मां नहीं थी, बल्कि चुड़ैल का खेल था। चुड़ैल ठहाका मारकर हंसी। ये सब धोखे हैं, मगर तुम्हारे डर ही तुम्हें मेरे हवाले कर देंगे। अर्जुन ने आंखें बंद की और दांत भींचकर कहा, नहीं, धोखा नहीं खाऊंगा। उसने जेब से अपनी मां की दी हुई रुद्राक्ष की माला निकाली। मां ने कहा था, जब डर सामने खड़ा हो तो भगवान का नाम लेना। अर्जुन ने जोर से मंत्र बोलना शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। मंत्र की गूंज कमरे में फैल गई। धुआं कांपने लगा। छायाएं चिल्लाकर पीछे हटने लगीं। तांत्रिक गुस्से में दहाड़ा, चुप! ये मंत्र मेरी शक्ति को कम कर रहा है। चुड़ैल चुड़ैल हवा से सीधी अर्जुन की तरफ झपटी। उसके नुकीले नाखून अर्जुन के चेहरे को चीरने ही वाले थे। एक कर्ण ने बीच में छलांग लगाकर डंडा उसके हाथ पर मारा। तू पहले मुझे मार! चुड़ैल चीख उठी। उसकी बांह उलझकर दीवार से टकराई। दीवार पर खुद ब खुद खून के धब्बे फैलने लगे। राकेश ने मौका देखकर माला से गिरे हुए एक मनके को उठाया और ताबूत पर फेंक दिया। ले, तेरा श्राप यहीं खत्म होगा। ताबूत से नीली आग निकलकर आसमान तक पहुंच गई। तांत्रिक दर्द से चिल्लाया, नहीं, ये माला मेरी कैद तोड़ देगी। अर्जुन मंत्र झपते हुए आगे बढ़ा और पूरी माला ताबूत पर रख दी। ताबूत थरथराने लगा। दीवारों में कैद आत्माएं चिल्लाने लगीं। चुड़ैल कराहते हुए बोली, नहीं, अगर ताबूत टूटा तो मैं भी मिट जाऊंगी। अर्जुन चिल्लाया, यही तो चाहिए, आज तुम्हारा अंत होगा। उसने डंडा उठाकर ताबूत पर जोर से वार किया। धड़ाम! ताबूत फट गया। अंदर से हजारों चीखें निकलकर हवा में घुल गईं। हवेली की छत हिलने लगी। दरारें दीवारों में दौड़ गईं। तांत्रिक और चुड़ैल दोनों दर्द से चिल्लाए, हम नहीं मर सकते। अचानक एक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में छा गई। चारों दोस्त अपनी आंखें ढककर गिर पड़े। कमरे में फैली सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि चारों दोस्तों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। कानों में गूंज रही थीं हजारों आत्माओं की चीखें। हवा में गंध थी जलते मांस और धुएं की। कुछ पल बाद जब अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, तो उसने देखा तांत्रिक जमीन पर तड़प रहा था। उसकी हड्डियां एक एक कर चटक रही थीं और नीली आग उसकी देह को जला रही थी। चुड़ैल वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं, आंखें बुझ चुकी थीं। वह कमजोर होकर दीवार से टिक गई। उसने टूटती आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। मेरी आत्मा मिटने वाली है,
मगर इस हवेली का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, तेरी वजह से मेरी मां की जान गई। तूने सैकड़ों लोगों की बलि ली। आज तेरा अंत होना ही चाहिए। चुड़ैल ने खौफनाक हंसी हंस दी। अंत? मेरा अंत कभी नहीं होगा। मैं मिट भी गई तो मेरा खून इस हवेली की मिट्टी में बहेगा, और जब भी कोई इंसान यहां आएगा, मेरा साया उसे लपक लेगा। इतना कहकर उसने अंतिम चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। तांत्रिक की लाश राख बनकर बिखर गई। हवेली हिलने लगी, दीवारें गिरने लगीं, छत दरक कर नीचे आ रही थी। कर्ण चिल्लाया, भागो, ये हवेली ढहने वाली है। चारों किसी तरह टूटे फर्श और गिरती दीवारों से बचते बचाते बाहर भागे। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे अंदर की कैद आत्माएं खुद उन्हें बाहर धकेल रही हों। बाहर निकलते ही तेज हवा का झोंका आया और हवेली के भीतर से इतनी जोरदार धमाके की आवाज आई कि पूरा आंगन कांप उठा। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। वह हवेली अब धूल और राख का ढेर बन चुकी थी। थोड़ी देर तक सब वहीं जमीन पर बैठकर हांफते रहे। बारिश थम चुकी थी। आसमान में हल्की चांदनी फैल रही थी। मोहित ने कांपते हाथों से माथा पकड़ लिया। भाई, ये जो हमने देखा, ये सब सपना तो नहीं था? राकेश ने थकी आवाज में कहा। अगर सपना था तो मेरे पैरों पर ये जख्म कैसे हैं? और वो चीखें अभी भी कानों में गूंज क्यों रही हैं? कर्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। तूने हिम्मत दिखाई भाई। अगर तू न होता तो हम सब आज जिंदा नहीं लौटते। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। आंखों से आंसू बह निकले। ये जीत मेरी नहीं है, ये मां के आशीर्वाद की जीत है। उन्होंने ही मुझे शक्ति दी। चारों दोस्त चुपचाप कालगांव की ओर चल पड़े। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन हवेली की राख से उठती हुई धुंध अब भी आसमान में घुल रही थी। कुछ महीनों बाद कालगांव के लोग धीरे धीरे उस हवेली की कहानी भूलने लगे। वहां अब सिर्फ टूटी ईंटें और राख का ढेर था। बच्चे भी दिन के उजाले में वहां खेल आते थे, लेकिन रात होते ही उस जगह का माहौल बदल जाता। कुत्ते अचानक भौंकने लगते, पेड़ों की शाखें अपने आप हिलती, और कई बार राह चलते लोगों को वहां औरत के रोने की आवाज सुनाई देती। एक रात गांव का एक लड़का जिज्ञासा में उस जगह पर चला गया। उसने सोचा, अब तो हवेली टूट चुकी है, यहां कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने राख में पड़े एक पत्थर को उठाया, वहां से लाल धुआं निकलने लगा। धुएं के बीच वही आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, श्राप कभी खत्म नहीं होगा। लड़के की चीख गांव तक गूंजी। लोग दौड़े आए, लेकिन वहां सिर्फ उसका फटा हुआ जूता पड़ा था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने चाहे तांत्रिक और चुड़ैल को हराया था, लेकिन कालगांव का श्राप आज भी जिंदा है। हर नए चांद की रात को हवेली की राख से वही आवाज उठती है, मौत से भाग नहीं सकते, मौत तुम्हें ढूंढ ही लेगी। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो सावधान रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना अगली बार की रात ये परछाइयां शायद आपके पास भी आ सकती हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, वरना अगली दास्तान आप पर भी हावी हो सकती है। आपका प्यार और सहयोग मेरे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। प्लीज प्लीज यार, सब्सक्राइब कर दो, मेहरबानी होगा।